अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं वसीम नकवी आपकी खिदमत में प्रोग्राम तकरार लेके हाजिर हूँ। आपकी जो इस चैनल की और इस प्रोग्राम की रूह है रवां और आप तमाम लोगों की हर दिल अजीज़ समीना जबीन आज किसी मसरूफ़ियत की वजह से बल्कि अलील हैं वो, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। कल आपने देखा होगा कि उनकी तबीयत नासाज़ थी जिसकी वजह से कि ये फ़राइज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही वो आप लोगों के दरमियान में सेहतियाब होके कल या परसों में इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए शायद आपको आज तक के लिए मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारा और आपका वक़्त अच्छा गुज़रेगा और जैसा कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हमारी मुख्तलिफ़ आरा आप लोगों की हम लेते हैं, उस पे बात करते हैं। आज मेरे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब ज़िया हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़िया हैदर। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिज़ाज आपके? आप सुनाइए। खैरियत? जी, अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ हमारे तज़्ज़िया-निगार जनाब इरफान मोहम्मद इरफान साहब होंगे और आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे, आप लोगों से सवाल जवाब भी होंगे, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। सिर्फ बात इतनी है कि हम लोग जिस मुल्क में हैं, यहाँ पर हम एम्बेसडर हैं अपने-अपने मुल्क के, अपने-अपने वतन के। हम रिप्रेज़ेंट करते हैं इंडिविजुअली, हर शख्स अपने वतन को रिप्रेज़ेंट करता है। कोशिश यही होती है कि अगर हम अच्छा बिहेव करें और अच्छा अपने आप को प्रेज़ेंट करें, अच्छा बोलें तो हमारे मुल्क की ही तारीफ़ होती है और जैसा हम करते हैं वैसे ही हमारे मुल्क को रिफ्लेक्ट किया जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो हमारी पहचान हमारे मुल्क से ही होती है और हम ही अपने मुल्क की पहचान कराते हैं। अच्छा कहेंगे, अच्छा बोलेंगे तो लोग हमें समझेंगे कि हम अच्छे मुल्क से और अच्छी जगह से ताल्लुक़ है हमारा या अच्छे या पढ़े-लिखे लोग हैं। तो कोशिश हमारी यही है और तमाम हमारे जितने भी कॉलर्स हैं, जो रोज़ाना आते हैं माशाअल्लाह हर कॉलर हमारे लिए मोहतरम है। हम तमाम लोगों हमारे भाई हैं, हम बस तमाम की आप लोगों के तहे दिल से इज़्ज़त करते हैं और हम ये भी कहते चलें कि आपका एहसान है बल्कि हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। आप अपना इतना कीमती वक़्त देते हैं इसलिए आप हमारे लिए बहुत ही मोहतरम हैं। कोशिश यही होगी कि आप लोगों की बातचीत में कोई कॉलर किसी दूसरे कॉलर की बात ना करे, आप अपना तज़किया दीजिए, आप अपना ख़्याल कीजिए। हो सकता है कि आप दूसरे कॉलर की ख़यालात से या उसकी गुफ्तगू से आप एग्री ना करते हों, लेकिन आप अपनी जो राय है वो दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए जो कि रोज़ाना हम रोज़मर्रा इस प्रोग्राम में बात करते हैं, चूँकि हमारे दिल की धड़कनों के साथ हमारे मुल्क की जो मोहब्बत है वो धड़कती है, तो हम ज़ाहिर है कि यहाँ रहते हुए भी यानी दयार गैर में रहते हुए भी हम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं और फ़िक्र करते हैं, बात करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपका भी है क्योंकि आप अपने कीमती वक़्त निकालते हैं और उस मुल्क के बारे में सोचते हैं। तो इसके ऊपर बात करते रहेंगे आपसे और आपको पता है कि जैसे कि आज आपने खबरों में भी देखा होगा इस्लामाबाद में हालात एक कशमकश की तरफ गामज़न है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। यानी एक छोटी-सी जो तकरीरी है उसको लेकर के इतना इश्यू बनाया हुआ है जबकि इस किस्म की तकरीरी जो है पूरी दुनिया में होती है, अमेरिका में होती है, कनाडा में होती है, पूरी दुनिया के तमाम जो 220 ममालिक हैं, तमाम ममालिक में होती है लेकिन कहीं इतना इश्यू नहीं बनाया जाता जो जितना कि पाकिस्तान में बन रहा है। शायद उसकी वजह ये है कि हमारी इस वक़्त मौजूदा हुकूमत जो है उसको बिल्कुल ओपन ग्राउंड मिला हुआ है और उसके साथ-साथ कोई स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन नहीं है। अपोज़िशन जो है वो सड़कों पे लॉन्ग मार्च और धरने की सियासत में लगे हुए हैं। किस तरफ जाता है ये मामला? कहाँ होता है? जैसे कि आज भी खबरें आ रही हैं कि फिर लॉन्ग मार्च में एक मरतबा फिर हज़ब इख्तिलाफ़ के जो यानी पीटीआई के इमरान खान हैं उनके ऊपर फिर कहा जा रहा है ख़दशा के हमले का उनके ऊपर ख़दशा है। तो आख़िर क्यों हो रहा है ऐसा? हम भी क्या उन ममालिक की तरह पुरसुकून और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम क्यों नहीं कर सकते जिस तरह दूसरे ममालिक हैं? दूसरे ममालिक अपनी तरक्की में लगे, अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए लगे, कोरोना से बाहर निकलने के बाद उस रिकवरी की तरफ लगे जबकि हमें इन तमाम चीज़ों को बाला-ए-ताक़ रखते हुए हम एक खींचातानी की सियासत में लगे। हम चलेंगे इरफान साहब की तरफ और पूछेंगे इनसे इरफान साहब कि इस्लामाबाद में क्या हाल है? उसके बाद हमारे साथ एक पाकिस्तान से कॉलर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। खुशामदीद कहते हैं इरफान साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम आपको भी और आपके तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिज़ाज हैं इरफान साहब आपके? जी, पहली बात ये है कि अल्लाह ताला अपना दुनिया साहिबा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए आमीन। और जल्दी सेहतयाब हो जाए और इसके अलावा जितने भी हमारे वसीम साहब बहन भाई दोस्त अहबाब बीमार हैं इस वक्त अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामयाब और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। क्योंकि बीमार जो है ना वो ये बड़ी एक ऐसी चीज इंसान हर चीज से जायका हो जाता है और उसकी
आमीन और आमीन अभी हम स्टाफिंग तो पूरी करते हैं, लेकिन एक आपको वसीम साहब हम उससे कल की बात कर लें, क्योंकि सियासी बातें कर करके दिमाग भी खुश्क हो गए हैं और जवानें भी अलग से बाहर आ गई हैं और नतीजा कोई नजर नहीं आ रहा। तो आज जो फीफा की गेम हुई है उसमें सऊदी अरब ने उसको ब्राजील को हरा दिया। जी, मैंने सुना बड़ा सरप्राइज दिया, सऊदी अरब ने ब्राजील को हरा दिया और आज सऊदी अरब में एक दिन की छुट्टी भी मनाई जा रही है और जश्न का भी ऐलान किया गया है। जी, जश्न का ऐलान। सर वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उनके जमाने के बाद तो उन्होंने किसी चीज में अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया है। जी, और मजे की बात ये है कि क्या कहते हैं जो सारे लोग थे वो सजदे में चले गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। यानी कि ऐसा हुआ नहीं चाहिए, ऐसी टीम तो हमेशा जीतती आई और जिसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत आला है, बल्कि टॉप पे है। और इसकी प्रेडिक्शन जो थी ना मैच की वो ये थी वसीम साहब, आपको हैरानी होगी कि 90% जो था चांसेस 92% चांसेस जो थे वो ब्राजील के जीतने के थे। अच्छा आपको जी और अर्जेंटाइन तो दुनिया की फुटबॉल में मशहूर, यानी अर्जेंटाइन का तो एक नाम है, बड़ी मशहूर टीम है, उसके खिलाड़ी मतलब इतना बड़ा अपसेट होना ये तो वाकई हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अपसेट है, बल्कि सदी का कहूंगा मैं। और 7.9 के करीब जो थे वो सऊदी अरब के चांसेस थे, तो देखिए कितना डिफरेंस था। जी बिल्कुल दोष भी था और फिर उन्होंने जीता और बड़ी खुशी की बात है और हम मुबारकबाद देते हैं जो भी अपना जीती है, बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा एक और खबर थी, कल हमारे भाई ने आपके ही के चैनल पे एक बात कही तो मैंने भी उसको आज देखा। वो ये बात थी अपना नकवी साहब कतर, आपको पता है कतर के अंदर ये फुटबॉल मैच हो रहा है, राइट? जी और वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं इंटरनेशनल यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, और वहाँ पे जो खबर देखी कि तकरीबन 550 के करीब अपना वसीम साहब लोग जो है वो कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान हुए हैं। ये आपने शायद खबर सुनी कि नहीं सुनी? जी और आप नजरों से गुजरी कि नहीं गुजरी? मेरी भी नजरों से नहीं गुजरी थी, लेकिन कल किसी साहब ने आके इसको बताया आपके टीवी पे, तो ये बड़ी एक अच्छी और खुशाइन बात थी कि 550 लोग जो है उन्होंने अपने आप को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया है। देखिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए। हमें तो पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत से नवाजा हुआ, लेकिन तो क्या आप इस पे शुक्रगुजार हैं क्या? जी आप इस पे शुक्रगुजार हैं क्या? इससे बड़ी नेमत ही कोई है, इसका तो शुक्र अदा कर ही नहीं सकते और इतना शुक्र गुजार है कि हम नहीं, लेकिन इसकी अदायगी हम अल्लाह के जरूर करें। देखिए अपना वसीम साहब, ये अल्लाह की तमाम नेमतें, पानी हो गया, खाना हो गया, सेहत हो गई, जिंदगी हो गई, दौलत हो गई, खुशियां हो गई, औलादे हो गई, कुछ भी हो, ये सबसे बड़ी नेमत जो है ना वो आपकी ईमान है जो अल्लाह ताला ने। अच्छा आप मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे साथ एक कॉलर बड़े देर से होल्ड पे हैं पाकिस्तान से, अगर आप इजाजत दें तो 1 मिनट में जरा इनका भी व्यू ले लूं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। मेरे से बात कर रहे हैं भाई? जी अभी आपसे ही बात कर रहा हूं भाई। बात असल में यह है कि देखिए ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हम लोगों पे नेमतें आ रही है। माशाअल्लाह। गुस्सा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, तो वो भी हमने 4 साल 5 साल देखा कोरोना की शक्ल में। ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत आई है कि सऊदीया जीता भी है, वहां पे लोगों ने इस्लाम कबूल भी किया है। और तीसरी नेमत जो आने वाली है जिसके लिए आप परेशान है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ से कोई बंदा भेजा है जो जिम्मेदारी ले रहा है, उसको कोई इंसिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और करने की जरूरत है। अभी कोई भी आए, कोई भी चीफ आए, उन सबको एक ह्यूमन प्रेशर है, एक नजर है, यानी जो बाजवा साहब ने भेजा है
اب اگر انہوں نے گندم بیجی ہے تو آپ اس کو دھان نہیں کاٹ سکتے, آپ اس کو چنا نہیں کاٹ سکتے. بالکل صحیح. پوری آرمی اس پہ شرمندہ ہے جو باجوہ صاحب کر گئے ہیں. اب کوئی بھی چیف آئے, چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کسی کا بھی نام لے لیں, لیکن اپنی شرمندگی کو دھونے کے لیے ان کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی. عوام بڑی سخت غصے میں ہے, نئی جنریشن کے لیے راستے بند کیے گئے ہیں. یہ شریف خاندان نے ہم لوگوں کے مستقبل کے اوپر ایک چھاپا مارا ہے. تو یہ جو بھی چیف آئے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک نعمت بن کے آئے گا, وہ ایک نیا پریشر دے گا, وہ ایک نیا جذبہ دے گا لوگوں کو, اور اس کے ساتھ وہ اپنے نئے جذبے سے نئے اسلام دے کے اٹھیں گے, اور یہ دنیا میں پہلا ملک ثابت ہوگا جس کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا. ٹھیک ہے ابھی صاحب, جی میرے ساتھ ہی رہی گا ایک منٹ ہمارے ساتھ. ہمارے جو مہمان بیٹھے, میں ضیاء صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ضیاء صاحب, آپ ہمارے ذرا بتا سکتے کہ آپ کیا سمجھتے کہ جو نیا چیف آئے گا وہ پاکستان کے حق میں کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنی پالیسیز لے کر آئے گا, یا فوج کی ایک اپنی پری پیڈ پالیسیز ہوتی ہے کہ چاہے چیف کوئی بھی ہو اس پالیسی کو کیری آن کرتے ہیں؟ اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو بھی آئے گا وہ اس ملک کے لیے کیا کرے گا. ہمیں تو اس ملک کے بھوکے ننگے لوگوں سے مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کیا اس ملک میں ہوگا. جو بھی آئے ملک کے لیے آئے, آئین سب اپنے اپنے ادارے جتنے بھی ہیں اپنے آئین پر کام کریں, اور کوشش یہ کریں کہ جو غربت کسی طریقے سے ختم کریں. جو اصل اس ملک کے ایشو ہیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی تو لڑائیاں ہوتی رہیں گی, سب کچھ چلتا رہے گا, لیکن جب تک لوگوں کی بہتری کے لیے کام نہیں ہو گیا. لوگوں کی بہتری کے لیے تو کام تو حکومت کا کام ہے بنانا, اکانومی تو حکومت کا کام ہے بنانا, آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے میرے خیال میں. ادارے جب اپنی لڑائی چھوڑیں گے تو پھر خود بخود باقی چیزیں کام کرنا شروع کر دیں گے. جب سب ادارے آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو جب بڑا مشکل ہے, پھر کام نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, تو آپ کا کہنے کا مطلب کہ یہ بات صحیح ہے, اور شروع سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ تمام ادارے, چاہے وہ کورٹ ہو یا چاہے وہ عدلیہ ہو یا چاہے وہ سیکورٹی ادارے ہوں, اگر لیکن ان کو ان کے حدود میں رکھنے کے لیے اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین تو اسمبلی کرتی ہے. اسمبلی کرے گی, اسمبلی کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. اسمبلی کو اسٹرانگ, یعنی اس کا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت آئے تو وہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اداروں کو اپنے حدود میں رکھ سکے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی آپ ٹھیک ہیں وسیم صاحب؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. یہ میں ذرا ٹی وی دیر سے لگایا, آپ کے ساتھ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں ضیاء صاحب نام ہے. جی ضیاء صاحب نام ہے. ضیاء, اچھا جی, ضیاء صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اسمبلی کو اسٹرانگ کیا جائے. جی میں ان کی اس بات سے بہت زیادہ متفق ہوں. جی جی دیکھیں ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم نے جو ہمارے انسٹیٹیوٹ تھے جو بیسیکلی گورنمنٹ رن کرتے ہیں, جی جی ہم نے ان کو اسٹرانگ نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم نے جاہلانہ اور وہ کیا کہتے ہیں کون سی سیاست کا استعمال کیا. ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے جی شریف فیملی نے جو ہے نا وہ بڑا نقصان پہنچایا. لیکن شریف فیملی تو بیسیکلی دیکھیں, اگر آج یہ جو کیا کہتے ہیں جو عمران خان جس چیز کو رو رہے ہیں, اگر شریف خاندان ہے جس نے ایکسٹینشن نہیں دی, سب سے بڑی کریڈیبلٹی تو شریف خاندان کی ہے نا. ٹھیک ہے, اور دوسری کریڈیبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں بیسیکلی پاکستان کو ایک جو جمہوری راستوں پر لے کر چلنے کی کوشش کی. سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ ہے, انہوں نے اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے اندرونی معاملات پر توجہ دی. دیکھیں جب نواز شریف صاحب آئے ہیں 2000 جو ابھی اس ٹائم میں پہلے, تو کراچی کے کیا حالات تھے, انہوں نے کنٹرول کیا. کراچی کی بزنس کمیونٹی آج بھی اس چیز کو جوریاں اٹھا کے دعائیں دیتی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ کا پاور سیکٹر دیکھیں, بیسیکلی وزیر اعظم کیا ہوتا ہے, وہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا, صرف اسے انٹرسٹ ہونا چاہیے کام کرنے میں, نہ کہ وہ نشہ کر کے سو جائے اور دن کو 12 بجے اٹھے. اس میں کیا کام؟ سر ہم یہی تو بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ سندھ کے اندر آپ کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ وہ کیا کر رہا ہے, وہ پی ڈی ایم کا. میں جانتا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ مجھے اندازہ ہے آپ اس کو شاید آن نہ کریں, لیکن اس وقت تو حکومت کا حصہ تو وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے, سندھ کے کیا حالات ہو رہے ہیں, اب اس کے اوپر کیوں نہیں حکومت وفاقی حکومت زور دے رہی کہ سندھ کے حالات کو ٹھیک کرو, کیونکہ اگر سندھ میں وہ گڑبڑ کریں گے تو وفاق کی بدنامی ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اس وقت آپ کہہ لیں جو ایک مشترکہ گورنمنٹ ہے نا, جی ذرا مشکل سے معاملات ہیں. دیکھیں اگر آپ اصل دعا یہ کریں کہ آپ کا جمہوری عمل اور آپ کا جب یہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے گا نا, آپ
उनको आवाम रिजेक्ट कर देगी। आप देखिए उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ। देखिए पिछले 15 साल में 5 साल जैसे तैसे पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे किए, जैसे तैसे मुस्लिम लीग नून ने पूरे किए, ठीक है। अब देखिए इमरान खान ने जैसे ही करप्शन की 10 साल की आ रही थी ना जी, लेकिन इमरान ने करप्शन की, लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, अब एतमाद आ गया, जिसको पीटीआई वाले कहते हैं कि करप्शन हुई। सर आप मेरे साथ ही रहिए, 2-3 लाइनें हैं, अगर आप माइंड ना करें तो मैं लेके, हाँ आप लाइन पे नहीं रहिएगा मेरे साथ। जी जी, हेलो जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? जी शुक्र है। मैं अर्ज करूं कि हमारे यहाँ अगर एक घर में एक फैमिली होती है जी और उसमें वालिद जो होता है वो घर का बड़ा, जी वो अगर वो कमजोर पड़ जाए, बीमार हो जाए, रिटायर हो जाए, तो बड़े बेटे को, उसके बाद बड़े बेटे को वो खुद ही इख्तियार देता है, बेटे ये करना है, नसीहत करता है। ठीक है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में असेंबली है अपने आर्मी चीफ के बारे में, आर्मी डिपार्टमेंट या आर्मी चीफ जनरल जो भी हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर बाजवा साहब है तो उसके बाद दूसरे आदमी को नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद थर्ड आदमी को मेंबर चाहिए। असेंबली पाकिस्तान के वजीर आजम या असेंबली के मेंबरान, इनको कोई आर्मी की ट्रेनिंग तो मिली हुई है ये फैसला करें, इनको कोई इख्तियार ही नहीं है। वहाँ अपनी सियासी पार्टी है, इनको कोई हक ही नहीं है कि उस डिपार्टमेंट में दखल अंदाजी करें। चीफ जस्टिस जो बनता है पाकिस्तान में आर्मी का, दलिया का, इसके बारे में क्यों नहीं कहते कि हमारा जज है, उसके बारे में तो बात नहीं करते। आर्मी के लिए या तो पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है, असेंबली है, हर आदमी को ये लाजमी करार करे, बिल पास करे कि हर आदमी को आर्मी की 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। उनको ABC का आर्मी का पता नहीं, उनका जिस तरीके से वो चलते हैं, पाकिस्तान की पूरी खिदमत करते हैं, सैलाब में मदद करते हैं, हर जगह वो पहुंचते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट या सूबे या आपके अपोजिशन है, इमरान खान से लेके 75 ईयर्स हो गए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया? 75 ईयर्स हो गए, 75 ईयर्स हो गए। पाकिस्तान में एक जमाना था आबादी 2-4 करोड़ की थी और 1 रुपए की 20 रुपये थी। आज 75 साल गुजर गए। 75 साल गुजरने के बाद भी आप देखिए आबादी इतनी बढ़ गई है कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और हम लोग अवाम में यही छोड़ डालते हैं, महंगाई हो रही है, कर्जा इतना ले लिया है IMF से कि वो सारी उम्र एक बच्चा भी पैदा होता है तो 4 लाख का कर्जदार होता है। इसके लिए हमारे जितने ये लीडर हैं बैठ के अपने मैं 10 करोड़ या 2 करोड़ की एक लगा के इलेक्शन में। सर आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, मेरे पास कॉल्स आ रही है, मुझे इरफान साहब की तरफ भी जाना है माजरत के साथ। इरफान भाई आप क्या कहते हैं? जी वालेकुम सलाम, 1 सेकंड आप होल्ड कीजिएगा, इरफान साहब की तरफ मुझे जाना था। जी इरफान भाई। जी यार देखिए, बात तो सारी कर रहे हैं, बात ये है कि जब सिस्टम इतना खराब हो चुका हो और शुरू से ही उसकी आपने सही तरीके से सिस्टम को ना चलाया। आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है इरफान भाई हमें। जी अब आ रही सही? जी अब सही है। मैंने ये कहा कि जब सिस्टम शुरू से ही खराब हुआ हो जी और उसके खराब होने से ऐसा तमाम चीजें जो है वो मिक्सअप हो गई और फिर जैसे जैसे हमारे सियासतदान आते गए उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस मुल्क को चलाया और बहुत ही कम ऐसे सियासतदान आए जिससे इस मुल्क के बारे में सोचा, वरना जो भी आया उसने अपने बारे में सोचा, अपनी फैमिली के बारे में सोचा, अपनी जाति मफादात के लिए सोचा, तो जिसकी वजह से इस मुल्क की दवाई जो है इस मैच में आ गई। बात रही अदारों को, इदारे तो तब ठीक हो ना कि जब आपका सरबराह मुल्क का जो है या जो सियासतदान है या जो असेंबली में बैठे लोग हैं वो अच्छे हों, वो कानून साजी करते हों, वो उस पर खुद अमल करते हो कवानीन पे पाकिस्तान के जो बने हुए हैं। अगर वो खुद उनका कवानीन पे अमल नहीं करेंगे, नहीं डालेंगे तो आप कैसे बहुत अमल किया, नैब कानून ही खत्म कर दिया पूरा। नहीं, आप किस तरह ये तवक्को करेंगे कि आवाम जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट करे कवानीन के? आप खुद अगर रोल मॉडल नहीं है तो आवाम कैसे वो इसको किरदार को अदा करे? अच्छा, इसी सवाल को मैं लेके ना जरा जिया साहब से पूछता हूँ कि जिया साहब, जैसे कि अभी हमारे इरफान भाई ने भी कहा और हमारे कॉलर भी कह रहे हैं
کہ جو یعنی ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے وہ ایک باپ کی سی حیثیت رکھتا ہے, وہ کچھ ایگزامپل سیٹ کرتا ہے اپنی عوام کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پچھلی حکومتیں 4-5 جو حکومتیں گئی ہیں یا آخری جو حکومت ہماری پی ٹی آئی کی گئی, کیا ان کا ایسا رول تھا کہ جس کو کہ رول ماڈل آپ کہہ سکیں؟ ابھی تک تو کوئی کسی رول ماڈل قسم کی کوئی گورنمنٹ پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی ہے. ہمیشہ سے اس کا جتنا بھی میس جو بھی کریٹ ہوا ہے یہ بہتری کی طرف نہیں جا رہا. اس کو بہتری کی طرف لانے کے لیے کچھ اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. اب اس میں کون لیڈ لے گا, سوال پھر وہیں پہ آ جاتی ہے بات کہ ہر ادارہ اپنے اپنے حدود کے اندر رہے, اپنا اپنا کام کرے. بیوروکریسی اپنا کام کرے, فوج اپنا کام کرے, عدلیہ اپنا کام کرے, پولیٹیشینز اپنا کام کریں. اور پولیٹیشینز صرف اپنے جو عوام ہیں, جو غریب لوگ ہیں, ان کے لیے کام کریں, ان کی بہتری کے لیے کام کریں. نہیں تو دیکھیں آپ جو جتنے بھی پولیٹیشین ہیں, میں ابھی کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, وہ کسی بھی پارٹی کے 3 ہی بڑی پارٹی ہے نا پاکستان کی. مین پارٹی پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے اس وقت کی. ان 3 پارٹیز کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, جی 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 3 پارٹیاں نہیں ہیں, 4 ہیں. پاکستان جرنلز موومنٹ, آرمی جرنلز جو پارٹی ہے اس کو بھی آپ جی ہولڈ کیجیے گا, آپ ہولڈ کیجیے گا. وہ سب سے بڑی اور طاقتور پارٹی ہے. ہمیں حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے. چلیں ان کا بھی کوئی ذرا میسج ہے. جی جی ذرا جلدی سے آپ بھی بتا دیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا, اور سمینہ کے لیے نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. آمین. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ نواز شریف نے تو بہت ایک اچھا سیاستدان آیا تھا. ارے بھائی 2/3 میجارٹی بھی ملی تھی اسے, وہ تو کچھ بھی نہ کر سکا. وہ تو ایک ایسا ہاسپٹل بھی نہ بنا سکا جس میں ان کے خاندان کا علاج ہو جاتا. صرف کام کیا تو اپنے افاقے بنائے, اپنی دولتیں پوری دنیا. سر آپ میرے ساتھ لائن پر رہیے, میرے پاس بہت سارے کالر ہیں. ایک سیکنڈ, ہلو ہولڈ کیجیے گا سر, آپ ہولڈ کیجیے گا. جی میں ان کا میسج لے لوں. جی ہلو, بڑی دیر سے ہولڈ پہ ہیں آپ. جی ہلو, چلے میں ان کا میسج لے لوں. جی ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مونٹریال سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ. اور میں بھی اپنے کوئی آؤٹ پٹ دینا چاہتا ہوں. جی 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 ویلکم ویلکم. جی بتائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پاکستان سے ہوں, اور ہمارے ملک میں ہم پہلے تو بہت یہ سنتے تھے کہ ہماری آرمی جو ہے یہ بہت آنےسٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن سب سے یہ دیکھا ہم نے, یہ ISI ہے, انہوں نے کسی کی بھی آدمی کی پرائیویسی نہیں رہنے دی. ایک بار دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھو تو یہ سب کرپشن کیے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور ہر چیز کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سب سے بڑے خود کرپٹ ہے. ٹھیک, ان کی پراپرٹی دیکھو کتنی ہے. ٹھیک ہے سر. یہ جو باجوہ ہے نا, اس کے گاؤں کا رہنے والا ہوں. ٹھیک. اور یہ کہ جو اس کی جو سچویشن ہے نا گاؤں کی تھی, ایک عام زمیندار لوگ جیسے تھے, کہ عام آدمی میری طرح کے جی اس طرح کے تھے. اوکے, لیکن اب اس کی آج جو پراپرٹی باہر آئی ہے وہ $1 ہے. یہ ہمارا پاکستان میں 35 سینٹ یہ خرچ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا غریب ملک ہے, ہمیں اتنی بڑی لمبی چوڑی آرمی چاہیے ہی نہیں. چلے ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ پورا ٹریفک جام ہے, آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا. آپ کا میسج مل گیا مجھے, اگلی کال کی طرف جانا ہے. جی ہلو. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیسے نے پارٹیوں کا نام بنا تھا, جی ایک پارٹی کا نام بھول گئے ہیں, NPM کا, وہ بھی لاسٹ 35 ایئر سے کسی نہ کسی طریقے سے پاور میں ہے. اچھا وہ بتا دیا آپ نے اچھا وہ بتا دیا, نہیں تو میرے سائز کی بوری سل جاتی. نہیں وہ ہر چیز کو, دوسری پارٹیاں ہیں نا وہ برابر جی ہے, کا نام نہ بھولا کرے. جتنے MKM نے ظلم کیے ہیں نا, یہ ان سے کم نہیں ہے نون لیگ سے یا پیپل پارٹی سے. تو بھائی صاحب جو آپ کے کو ہوسٹ ساتھ بیٹھے ہیں, ذرا ہاتھ ہٹائیں مائک سے, آپ کے چہرے سے. آپ مائک پلا کر رہے ہیں, آپ کی آواز اچھی طرح نہیں آ رہی.
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपका माइक ब्लॉक हो रहा था, माइक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात। जी हेलो जी, अपने टीवी की साउंड ऑफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा जी जी बताएं। अरे आपकी लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई। जी इरफान भाई जैसा कि अभी हमारे जो कॉल, देखिए बात ये है कि हम एज ए अदारा कभी भी उंगली उठाते हैं अपनी आजादी की तरफ, आदमी की तरफ। हमें पता नहीं क्यों नहीं समझ आती हमारे लोगों को कि वो फौज का क्यों नाम लेते हैं। फौज एज ए अदारा हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, समझ आइए ना। अब हम जब बात करते हैं तो हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, हेलो जी इरफान भाई जी, जब हम बात करते हैं तो हम जो टॉप की जो हेड होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, उनकी हम बात करते हैं। फौज की एज ए अदालत तो हर पाकिस्तानी अपने इस अदारे से, इस फौज से मोहब्बत करता है। देखिए हमें ये नहीं कहना चाहिए कभी भी अदारे के बारे में कोई बात। वी लव आर्मी, हमारी शान है, हमारी जान है। देखिए जो टॉप की एस्टैब्लिशमेंट है, सारी ताकत तो उनके पास है, और माजी में भी अगर आप चले जाएं तो ये ताकत जो है उन्हीं की तरफ नजर आती है। इस वजह से ये जो तकर्री है, ये अल्लाह माफ करे, इसको ऐसे बना दिए जैसे किसी खुदा को यहाँ पे सीट पे बिठाना है। एक ही बात है, घुमा के जहाँ से भी बात शुरू करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है अदालती निजाम। अगर आपका अदालती निजाम बिल्कुल काम सही करने लगे तो यकीन करें पाकिस्तान दिनों में तरक्की करे। अब आप अंदाजा कर लें, इमरान खान 3.5 साल चिल्लाता रहा और अपने तमाम आखिर में जो 6 महीने उसने जलसे किए, उसमें हर जलसे में कहा कि कुछ ताकतें पाकिस्तान की टॉप लिस्ट ताकतें ऐसी थी जो पाकिस्तान में चाहती ही नहीं थी कि इन केसेस का जो है सोल्यूशन निकले। तो इसका तो वादा सबूत अब बाजवा साहब के जो असासे सामने आए हैं, उसके बाद तो ये बात बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं जिया आपसे पूछूंगा, ये बाजवा साहब के असासे कौन लेकर आए सामने, ये क्या सिलसिला है? नून लीग वाले देखें, आपको देखें अंदाजा होना चाहिए कि लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और उसके फौरन ही बाद अमेरिका से ये पूरा डेटा जो है वो निकाला जाता है। अहमद नूरानी जर्नलिस्ट जो है वो नून लीग की ही तरफ उनका झुकाव था। तो ये जो चीज हुई है ये ऐसे नहीं हो गई है। जब तीर कमान से निकल गया और उसके बाद इसाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने अच्छा ठीक, इरफान भाई मैं जरा इरफान भाई की तरफ जाऊंगा। इरफान भाई, ये जो असासों का जो सिलसिला है, ये क्या एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का सिलसिला, ये तो कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। सरकार के अलावा किसी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो निकाल सके, बाजवा साहब निकाल सके। ये डबल गेम करते हैं, इन्होंने इनकी सारी सियासत डबल गेम में है। जब भी सियासत करेगी करते हैं ये, इन्होंने हमेशा ये किया है, ये सवाल डालता के और ये काम कोई कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में पावर ही नहीं किसी के पास। तो मतलब ये आपका ख्याल है कि इसाक डार साहब की तरफ से ये आई है? मैं इरफान भाई से पूछता हूँ। 100%। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इरफान भाई से पूछते हैं। जी इरफान भाई। वसीम साहब, मैंने कल ये बात कही थी कि जो इमरान खान के तमाम दुश्मन थे ना, जी वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। देखिए एक सेकंड, ये इतला आपके पास कहां से आई है कि इमरान खान के जो दुश्मन थे सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए? क्योंकि 15 पार्टीज हैं, 15 पार्टियां मिलकर के पीडीएम बन गई है। अगर उनकी एक पार्टी से इख्तलाफ में मुल्क की ये हालत हो गई है, अगर ये 15 पार्टियां आपस में लड़ेंगी तो मुल्क का क्या हाल होगा? नहीं, लड़ने की बात नहीं है, मौकफ की बात होती है। पार्टियां चाहे कुछ भी हो, देखने की बात होती है। सर इरफान साहब, हमारे यहाँ तो मौकफ, अगर सुनिए, अगर 10 आदमी की सोच एक जैसी है तो वो एक ही पार्टी का नहीं। इरफान भाई, हमारे यहाँ तो अगर मौकफ तब्दील हो जाए तो उस पर मारने पीटने पे उतर आते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मौकफ की बात है? मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कुछ और बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर पीडीएम में 13 पार्टियां हैं तो वो सब एक ही रेंज की रखती हैं। तो फिर आपस में झगड़े क्यों हो रहे हैं? आप बकौल आपके आपस में इख्तलाफात क्यों हो रहे हैं? फिर इख्तलाफात तो इमरान खान के साथ है यार, आपस में। मैं कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जो पार्टियां सारी मिलके इमरान खान के खिलाफ बनी, पीडीएम वो और जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी एक पार्टी है। 3 पार्टियां थी इस वक्त। ठीक है, जो क्या हुआ कि अच्छा
सेकंड होल्ड करें, मेरे साथ एक कॉलर है, मैं 1 मिनट का इनका मैसेज ले लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी बताइए। जी बात ये है कि ये जो टॉपिक है ना कि ये कैसे इनके एसेट बढ़ गए, जी जी ये इन्होंने रिश्वत ली है। इसके जितना भी खानदान है, इसके जितना बेटा है, वो बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है। ये देखे हाँ इन्होंने शादी की है। ये तो नहीं तो हमारे जो जन्म पहले थे, ये 70 से पहले ले ले, उनके पास तो अपना कर्ज ही नहीं था। इन्होंने तो महल खरीदे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया। ठीक है सर, ठीक है ठीक और है। इनकी वजह से वहाँ पे कोई भी निजाम सिस्टम जो है, जस्टिस सिस्टम जो है, कोर्ट जो है, वो हाथ नहीं डाल रही। ठीक ठीक इनकी वजह से गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। इनकी वजह से कोई सखाफी मफूद नहीं है। अगर आप उसको पूछे कि भाई मेरा ये मुकदमा है, ये दर्ज कर लो, पुलिस कहती है जी कि हमें ऑर्डर ही नहीं है। ठीक है ठीक अगर इमरान खान की FIR नहीं लग सकती, जी बन सकती, जो कि बेशक राइट है, तो आप बताएं कि गरीब आदमी जो है, आम आदमी जो है, करप्शन इतनी है, झूठ इतना है, और ये जो है इतना कमीशन ले रहे हैं, और ये खुद जो है ये काम कर रहे हैं। ये जो भी है काम हो रहा है ना उधर हमारे ये जो बॉर्डर है तुर्कस्तान का एरिया, जी 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 ये खुद करवाते हैं। ठीक है सर, आगे ठीक है सर, आपका मैसेज मिल गया, थैंक यू वेरी मच। दोबारा कॉल कर लीजिएगा, मेरे पास ट्रैफिक जैम है बिल्कुल स्टूडियो का। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अजय वसीम साहब, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। जी 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 बताइए। एक तो जो आज बाजवा साहब के बारे में बातें कर रहे हैं, खास तौर पे ये इमरान खान के चाइना वाले ना, जी जी उन लोगों से बड़ी मुअद्दबाना अर्ज है कि वो बाजवा से पहले, बाजवा के खिलाफ बातें करने से पहले, जी जी जब इसी नौरानी ने, मैंने कल भी ये बात की थी, लेकिन आपके प्रोग्राम में कुछ लोग ना उनको वो लकीर पीटनी होती है, तो मैं उनकी लकीर जरा सीधी करना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए, जब नौरानी ने ना इमरान खान के दौर में आसिम बाजवा का जब करप्शन का वो न्यूज ब्रेकिंग की थी ना, जी जी तो ये उस वक्त ये जो मैं कल उन्होंने बिहारी का बुरा मनाया, तो आज मैं मटरवा कह देता हूँ उन्हें। तो ये भाई जो है ना, वो बहुत ये इस तरह के लोग बहुत उसको इतनी गालियां नौरानी को दी हैं इस सोशल मीडिया ने, आप सोच नहीं सकते। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग कल नौरानी को बुरा कहते थे, उनका कोई हक नहीं आज बाजवा के इस मैटर को डिस्कस करने का। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कहना चाहूँ, अभी भाई वो मोन्ट्रियल से कॉल कर रहा है, बेचारे की आवाज भी नहीं समझ आ रही। जो एक तो ये बड़ा मसला है हमारे मुल्क में ना, बड़े बंदे का हर बंदा रिश्तेदार है। सही। हर बंदा रिश्तेदार है बड़े बंदे का। किसी बड़े बंदे का नाम ले, वो उसके गाँव का होगा, उसके पड़ोस का होगा, उसकी फूफी का साला होगा, चाचे, ये बड़ा मसला है। अच्छा देखिए, अब उन्होंने इतनी गलत वो खबरें दी हैं, अपना घर नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन जी ये बाजवा साहब जाहिर है जर्नैल नहीं, मैं आपको मैं बताता चलूं, शायद आपको आवाज साफ नहीं आई। उन्होंने कहा 1970 से पहले जो हमारे फौज के सरबराहान थे, उनकी कंडीशंस वो नहीं थी जो आज के सरबराहान की है। उसकी अक्कासी में गुफ्तगू कर रहे थे वो। जी अच्छा, मैं समझे शायद बाजवा साहब को डायरेक्ट। नहीं बाजवा साहब। अच्छा देखिए, अच्छा इसमें भी एक फैक्टर आप ध्यान में रखें। जी जी देखिए 70 से पहले क्या था? 70 से पहले आपकी फौज डेपुटेशन पे नहीं जाती थी, बिल्कुल नहीं जाती थी। ठीक है। फिर 70 के बाद आपकी फौज सऊदी अरब डेपुटेशन पे जाना शुरू होगी, जॉर्डन इधर उधर, फिर UN में भी जाना शुरू होगी। अच्छा देखिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता फौज में पैसा भी आना शुरू हो गया, फौज के हालात चेंज होना शुरू हुए। फिर ज़ियाउल हक का 11 साल का मार्शल रहा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज़ियाउल हक के मार्शल में हर आदमी ने करप्शन की, नहीं, ठीक, लेकिन लिमिटेड लोगों ने बेइंतहा करप्शन की, ठीक, बेइंतहा करप्शन की। और वहां से जो है ना, करप्शन की जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, हाई लेवल की करप्शन की इब्तिदा होगी आर्मी में। ठीक है, देखिए जो भुट्टो का मार्शल है, अब मैं 2 टाइप के मार्शल ले लेता हूँ, एक भुट्टो का, एक याहिया खान का। देखिए याहिया खान जो था, उनके बारे में मरहूम, देखिए वो कैरेक्टर वाइज। अच्छा, मैं यहाँ रोक के जरा इरफान साहब से पूछना चाहूंगा कि याहिया खान का माशाल्लाह जो था, लोग तो इरफान साहब याहिया खान के माशाल्लाह को तो लोग काफी फेवर करते हैं उसको, बल्कि उसकी तारीफ करते हैं, उसकी मिसालें भी देते हैं। आखिर क्या वजह है? मुझे नहीं पता, यही से पूछे, ये अपने कुल है। जी मैं बता। अच्छा, उनसे मैं फेवर नहीं कर रहा, आपने शायद गलत लफ्ज मेरे पास में यूज किया। मैंने 2 एनालिसिस किया उनका। वो उनकी जो है
फाइनेंशियल करप्शन का एक भी एलिगेशन नहीं है। सही। मैं उसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि जो इस्लामाबाद का सारा जो ये डेवलपमेंट हुई है ना, सीडीए के, यानी यहिया खान पहले चेयरमैन भी है सीडीए के, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के, ठीक है, और अल्लाह के बंदे ने 1 इंच जमीन नहीं ली। और मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि किसी ने उसको कहा जी एक आध अपने लिए प्लॉट ले लें, तो यहिया खान ने कहा था यार हम घर नहीं बसाते, हम शहर बसाते हैं। क्या मुझे नहीं पता, मैंने किताब में पढ़ा है, ठीक है, ये मैंने किताब में पढ़ा है, और बड़ी मेहनत से उस शख्स ने इस्लामाबाद को डेवलप किया था। ठीक। अच्छा, अयूब खान ने काफी माशाल्लाह सीडीए में, ये एक जमाने में जो रेजिडेंशियल प्लॉट था ना, एक जमाने में मैं कह रहा हूँ, वो घर अब ये हाशवानी साहब के पास है जो मैरियट के मालिक है जी, मतलब रेजिडेंशियल सबसे बड़ा प्लॉट उस जमाने में। बाद में तो चेंजेस आई, बड़े बड़े घर प्लॉट अलॉट हुए, लेकिन उस जमाने में सीडीए में 6000 गज से बड़ा कोई प्लॉट नहीं था रेजिडेंशियल। ओके। और ये इनका सिर्फ अयूब खान का प्लॉट था सबसे बड़ा, जो तकरीबन 10,000 गज का था, और वो बड़ी यानी मैं कहता हूँ इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत घर है। और अयूब खान ने मतलब फाइनेंशियल करप्शन भी दबा के की, और उन्होंने आपकी पॉलिटिकल करप्शन भी, आपका पूरे मुल्क का सिस्टम। सर हाँ, इस पे मैं अभी दोबारा बात करता हूँ क्योंकि तारीख ये है, जरा इंटरेस्टिंग गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। एक मेरे साथ कॉलर काफी देर से, मैं इनसे जरा जी इनसे बात कर लूँ क्योंकि फिर हमें प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ भी जाना है। जी नकवी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में बात तो सही है कि बाजवा साहब का तो अब चैप्टर क्लोज हो रहा है, और आर्मी चीफ जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए सोचे हैं। अच्छा, मैं इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ कि इरफान साहब आपका क्या ख्याल है, तजर्बा क्या कहता है, ये अंदर की कोई खबर आपके पास, कोई चिड़िया, कोई सांप है कि कौन आ रहा है? अंदर की खबर दे देता हूँ जी, कौन है? जी जी बताइए। देखें, बड़ा भाई तो भाग गया, और ये यहाँ तक नहीं पता कि किस सिटी में जाएंगे, किस कंट्री में जाएंगे। सर मैं आर्मी चीफ की बात करता हूँ, मैं इरफान साहब से पूछना चाह रहा हूँ। पाकिस्तानी हर जगह मौजूद हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, पहुंचेंगे पाकिस्तानी माशाल्लाह अच्छा इस्तकबाल करेंगे। हाँ, एक मिनट, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा जी, होल्ड कीजिएगा। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके मेहमान को भी सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए, मसला हमारे मुल्क के साथ दुनिया ही है, समझे ना जी जी। ये देखें, एक तरफ आप जमहूरियत की बात करते हैं, एक तरफ आपको आर्मी की सिलेक्शन की बातें हो रही होती हैं। ठीक है। अब देखें, 6 जनरल के नाम दिए गए, लेफ्टिनेंट जनरल जी, राइट। अब आप इट्स वेरी सिंपल, को रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सीनियरिटी के हिसाब से देख लें, ग्राउंड ऑफ उनकी वो देख लें कि उनकी कहाँ सर्विसेज रही हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देख लें, ये सारा कुछ देखने के बाद कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस तो नजर नहीं आती है। राइट। अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी मन मर्जी का लगाने के बाद आप फिर उनको इन्वॉल्व करें आपकी जमहूरियत के अंदर, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इदारे इंटरफेयर नहीं करते, हम इदारों को इनवाइट करते हैं, हम इदारों से इनवाइट करते हैं। एक्चुअली तो यही है। अगर आप ये कहते हैं देयर इज नो नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री की कलमदान आपके पास तो है, लेकिन आपका डिपार्टमेंटल है, आप इनवाइट कर रहे हैं जमहूरियत को डिटेल करने के लिए, और आपको देखें जी कुछ कह रहे हैं वसीम भाई? नहीं, बहुत अच्छी कॉल सर, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना, आप दोबारा मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक छोटी सी कॉल और लेता हूँ, फिर इरफान साहब की तरफ जाके हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जी मुख्तसर साहब बात बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये देखें कि ये इन्होंने आर्मी चीफ लगाना है जी, और ये बैठे हुए हैं, ये लेके समरी कहना ये चाहते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ ये जो चीफ है ये लगाया जाए। ठीक है सर। जब इमरान खान अगर जीत भी जाता है इस इलेक्शन में, ठीक है, तो इसको दोबारा नाखिल करा दे या ये मार्शल लॉ लगवा दे। ठीक है सर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है। ये अर्ज कर रहा हूँ जी 1 मिनट में। जी। बात ये है कि ये जो बोर्ड है हमारी वो भी टिकी हुई है, इनके साथ अटैच है। ठीक है, और इसलिए हमारी ये बदअमनी जो है, ठीक, और हमारी जो बदहाली है, उसकी वजह यही है, ठीक है, कि वहाँ पे जस्टिस सिस्टम नहीं है इमरान खान से। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोबारा कॉल कर लीजिएगा। इरफान भाई, मुझे बस 1 मिनट का आपसे मैसेज लेके फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है कि देखिए, वो कहते हैं कि समरी आ चुकी है, 6 नाम है, इसको पाकिस्तान ने बहुत इश्यू बना रखा है, जबकि इसके ऊपर कोई इश्यू नहीं है। ये वजीर आजम की सवाबदीद है कि वो चाहे तो जिसको चाहे अपॉइंट कर सकते हैं, वो चाहे तो मशवरा करें ना करें, वो चाहे तो किसी से
پوچھیں نہ پوچھیں, وہ جو 6 نام ان کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں اس میں سے کوئی بھی ایک نام پک کر کے اوپر سے یا ٹاپ سے یا باٹم سے وہ کر کے کر سکتے ہیں. تو آخر اتنا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور دوسری بات عرفان بھائی, اگر آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر, کوئی نام سلیکشن میں ہے تو آپ ذرا مجھے بتاتے چلیں, اس کے بعد میں بریک کی طرف جانا ہے. جی 1 منٹ ہے آپ کے پاس, جی بتائیے. جی نام تو خیر وہ جو چل رہے ہیں میڈیا پہ وہی ہے, آصف, وہ تو 6 نام ہے نا, عاصم منیر صاحب. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ 26 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں, یہ پتا آپ کو. اور اس کے بعد جو نمبر ہے وہ شہر شمشاد صاحب کا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی ایسا انہونی نہ ہو جائے کہ جو کہ ایسا آدمی آ جائے جس کی توقع بھی نہ ہو, وہ آرمی چیف بن جائے. تو ابھی آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. میں ذرا ضیاء صاحب سے پوچھوں گا. ضیاء صاحب میرے پاس 5 سیکنڈ ہے, آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں عرفان صاحب کوئی ایسے انہونی نہ ہو جائے, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی انہونی ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ذرا لاؤڈلی بولیے. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایوری تھنگ از پاسبل. تو اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے جس طرف عرفان صاحب اشارہ کر رہے ہیں. ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آتے ہیں. آپ ہمیں کال کر کے بتائیے گا کہ کون سی انہونی ہے جس کے متعلق ہمارے عرفان صاحب اور ضیاء صاحب گفتگو کر رہے ہیں. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خوبصورت اور دلکش زیورات کا بے مثال مرکز مکہ جیولرز, آپ کی خوشیوں میں برابر کی شریک, جہاں آپ کو ملے گی آپ کی پسند کی کنگن, چوکر, ست لڑا, جھمکے, چندن ہار, بے شمار ڈیزائن کی انگوٹھیاں اور چوڑیاں. تو آج ہی تشریف لائیں 7086 ایئرپورٹ روڈ مسیساگا. آپ کی جیولری دیکھ کر لوگ یہی کہیں گے, مکہ جیولر سے لیے ہیں کیا. Welcome to Pak Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarion warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Welcome to Pizza Pros, your home for the finest halal pizza. Our pizzas are prepared with freshest and finest ingredients. We have 6 locations in GTA. Visit us at our new location, 700 Nipissing Road, Milton. Get a large pizza, meat lovers, tandoori chicken, spicy kebab, or vegetarian pizza with 2 cans and a dip for only $17.99. Call us now or visit pizzapros.ca. Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhontravels.com.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर हम आपको ब्रेक से वापसी पे खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, इरफान साहब से बात करेंगे। जी इरफान साहब, जरा बताइएगा कि जो करंट सूरत हाल है और जो आप अभी मुझे ब्रेक के दरमियान मुझे बता रहे थे, तो वो उसके बारे में जरा गुफ्तगू कीजिएगा। जी इरफान साहब। जी बात मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये जो चीजें हैं अपना दो जो वाक़यात हुए हैं, एक तो नवाज शरीफ को ये किया गया कि नसीम शाह ने कि ये कत्ल जो है इसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट शामिल है, और दूसरा फिर बाजवा साहब की इनकम टैक्स की प्रोफाइल जो है वो मंजर आम पे आ गई। तो मैं शुरू में मैं बात कर रहा था ना नकवी साहब कि जो इमरान खान के दुश्मन थे वो खुद आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, क्योंकि बाजवा साहब की वजह से ये ख्वाहिश थी पहली कि मैं जो हूँ अपना 6 महीने की एक्सटेंशन मुझे मिल जाए, लेकिन जिसपे बड़े मियाँ साहब जो है बहू जी वो नहीं माने, और उसके बाद फिर उन्हें दूसरी ख्वाहिश जाहिर की कि जो आर्मी चीफ लगे वो मेरी मर्जी का लगे, मेरी चॉइस का लगे। उसमें भी जो है अपना मियाँ साहब जो है वो पीछे हट गए और उन्होंने उससे भी मानने से इनकार किया। तो जिसमें एक वो ऐसा शख्स लाके इल्जाम लगाता है मियाँ साहब पे, जिसको खुद पार्टी के लोग नहीं जानते कि ये हमारी पार्टी है, और वो आके उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और यकीन कीजिए कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के इतनी हंसी आती है मुझे तो कि हद नहीं। आपने भी शायद सुनी होगी, आपके नाज़रीन ने भी। वो कह रहा है कि मैं 3 दफा मियाँ साहब के साथ मीटिंग में गया और उन्होंने मुझे कहा कि शाह साहब आपके पास कोई ऐसा शूटर है जो अरशद शरीफ को कत्ल कर दे या इमरान खान को कत्ल कर ले। तो मैंने, नसीम शाह कहते हैं आगे से, मैंने उनको जवाब दिया मियाँ साहब अभी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप मुझे 3 दिन दीजिए तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। यानी कि वो ऐसी बात कर रहा है कि जैसे मियाँ साहब ने अपने बेटे का रिश्ता मांगा उनसे, और वो कह रहा हो कि मैं कोई लड़की ढूंढता हूँ। उनके घर का आदमी है जी, वो उनके घर का आदमी है, मियाँ साहब के घर का आदमी है। अरे नहीं भाई, घर का आदमी नहीं है मियाँ साहब के, वो बाजवा साहब का आदमी है। आप क्या बात कर रहे हैं? घर का आदमी ऐसी बात करेगा? वो घर का आदमी नहीं है, वो काम लगा रहा है, वो कोई चादरी चढ़ा रहा है। इस तरह के आदमी तो ये लोग रखते हैं ना एक दूसरे के खिलाफ। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वो आदमी है उसने कोई फूलों की चादर नहीं चढ़ाई मियाँ साहब पे, उसने इल्जाम लगाया, उन पे बहुत संगीन इल्जाम लगाया, समझ रहे हैं? उनको कातिल पेश करके पेश किया। तो मकसद ये है कि वो कहता है कि मेरे पास तो कोई शख्सियत उसके पीछे थी तो वो ये बोला है, वरना उसकी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो बोल सके। और वो कौन सी ताकतवर शख्सियत थी आपको मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। इसी तरह फिर जब प्रोफाइल इनकी खोली गई बाजवा साहब की इनकम टैक्स की, तो ये कौन सी ताकतवर शख्सियत है जो इन डिपार्टमेंट को हैंडल कर रही है, अदलियात को, और वजीर खजाना कौन है आप सब जानते हैं, हमने उसके छुपे नहीं है उनका नाम। तो उन्होंने फिर ये बदला लेने के लिए कि आपने मुझे गंदा किया अवाम में, नवाज शरीफ ने, तो मैं आपको भी अवाम के सामने गंदा करता हूँ। तो उन्होंने ये प्रोफाइल जो है उनकी इनकम टैक्स की डॉक्यूमेंट के साथ बाहर कर दी। और देखिए मजे की बात, कितने ड्रामेबाज हैं इसहाक साहब कि उन्होंने खुद ही फाइल निकलवा के ओपन करवाई, भेजी,
نورانی کو, صحافی کو, اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں یہ کس نے کیا ہے کام, میں اس پہ سخت ایکشن لوں گا, اس پہ یہ کروں گا. یعنی کہ اتنے ڈرامے باز ہیں, یہ خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی بعد میں جو ہے مکر جاتے ہیں, معصوم بن جاتے ہیں. جی وسیم صاحب جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ذرا کالر کا بھی میسج لے لیں تو پھر میں ذرا ضیاء صاحب کی طرف آؤں گا. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے گا. آپ پوچھ رہے تھے یہ کون سا سرپرائز ہے یہ دینا چاہتے ہیں. جی 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 اب کر رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کیا کرو گے, تم عمران خان کو ہٹاؤ گے, مارشل لا لگاؤ گے. یہ چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگ جائے 5-6 سال کے لیے. کون چاہتا ہے کہ مارشل لا لگ جائے؟ یہ اس وقت جو رجیم ہے, یہ جو ووٹڈ حکومت ہے, اوکے, وہ لیکن مارشل لا اس لیے نہیں لگ رہی کہ خزانہ خالی ہے. یہ کھا گئے ہیں سب, جو باہر سے لون ملا ہے وہ بھی یہ کھا گئے ہیں. تو یہ مارشل لا لگا دیتے, یہ جو فوجی ہے بوٹ لے کے آ جاتے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. یہ مشکل ہے, لیکن یہ بنا یہ رہے ہیں رات کو یہ سب چینل جو ہے یہ وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ چلے گا, عمران خان کو بلوانا ہے, عمران خان کو نہیں لانا اس پہ. جی ہیلو. جی نقوی صاحب, جب سے پاکستان بنا ہے جتنے جنرل ریٹائر ہوئے ہیں ان میں سے بھوکا کون مر رہا ہے؟ کون ہے فروغ؟ دنیا کے بہترین ملکوں میں رہتے ہیں, ان کے بچے دنیا کے بہترین کالجوں میں جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں. ہم نے تو آج تک کوئی جنرل پاکستان کا اسپیچ کی کوئی فروغ تو دیکھا نہیں ہے. نہیں ہم دیکھنے بھی نہیں چاہیں گے. ہم امریکہ میں سر ہم آئے ہیں جتنے, ہم نے تو کوئی بھوکا مرتا نہیں دیکھا ہوا. نہیں ہم دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی خدا نخواستہ بھوکا مرے. جی تو اس مور پاور ٹو باجوہ صاحب, کمی پیشی کس نے چھوڑی ہوئی ہے؟ یا کسی سیاستدان نے کوئی کمی پیشی چھوڑی ہے یا کسی جنرل نے چھوڑی ہوئی ہے؟ کس بات کا کمپلین کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں تانے کا تانا ہی بگڑا ہوا ہے وہاں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. جنرل پہ بلیم نہ دے, اگر جنرل پہ بلیم دیں گے تو اور بھی بہت کام کرتے ہیں. وہ بارڈر پہ جا کے لڑتے نہیں ہیں, سلاب میں بھی آتے ہیں, وہ زلزلے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. ان کی طرح کون سا جنرل شہید ہوا آج تک بتائیے مجھے, وہ کون سا جنرل شہید ہوا آج تک پاکستان میں بتائیے. عرفان بھائی بات سنیے, شہادت کی نہیں دیکھا آج تک. بات شہادت کی, مشرف کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں, جتنے مشرف صاحب کے پیسے اس کے پاس پیسے تھے, کسی جنرل کے پاس بھی نہیں ہوں گے. کمی پیشی کسی نے بھی نہیں چھوڑی, یا ایوب نے چھوڑی تھی, یا ضیاء الحق نے چھوڑی تھی, یا کیانی صاحب نے چھوڑی ہے. کون ہے جنرل سلاب میں مدد کرنا اور یہ زلزلے میں مدد کرنا, کیا پاکستان کی فوج ہی کرتی ہے؟ پوری دنیا کی فوج ایسے ہی کرتی ہے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے, انوکھا کام نہیں کر رہی ہماری. اللہ جی صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. ضیاء میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ فوج کا بڑا اہم کردار رہتا ہے پوری دنیا میں فوج کا. اب فوج کا اگر یہ کہا جائے کہ سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے تو ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر ملک میں بیہائنڈ دا سین پردے کے پیچھے فوج کا کردار ہوتا ہے, سیاسی معاملات میں بھی اور تجزیاتی دفاعی نظام میں بھی. تو یہ پاکستان کی فوج ہے, پاکستان کا اگر فوج کا عمل دخل ہے تو بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لینا چاہیے کہ فوج ہماری ہے, کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تو کردار ہوگا فوج کا. کردار ایک حد تک ہونا چاہیے, اب اس کو سیاسی اس میں نہ دیکھیں, سیاسی تناسب. سیاسی رنگ تو ہم لوگ دے رہے ہیں, ہم اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں. دیکھیں اگر سیلاب آ جاتا ہے تو فوج آ گئی, کوئی زلزلہ آ گیا تو فوج آ گئی, کوئی طوفانیہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوئے. ہمارے ادارے مضبوط, یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کہی کہ اگر ہمارے میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہم لوگ ایک ہی کردار لگا رہے ہیں کہ زلزلہ آ گیا تو فوج آ گئی, سیلاب آ گیا تو فوج آ گئی. یہ انوکھا کام ہے یار ہماری فوج کا. پوری دنیا کی فوج جو ہے اپنے ملک کے لیے کام کرتی ہے, ہماری فوج کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی. انوکھا کام ہے, آپ اس کو اپریشیٹ تو کریں سر. آپ تو حکمرانوں کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ فلاں ڈیم بنا دیا, آپ آرمی کو کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے کہ اس نے آ کے آپ کو یہاں پہ سپورٹ کر دی. یہ ان کے فائز میں شامل ہے, یہ ان کی جاب میں شامل ہے. آپ حد کرتے ہیں یار, ایک جو چیز جاب میں شامل ہے وہ ڈیوٹی جب آپ کو دی جاتی ہے, آپ جب بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کی فوج کو یہ بھرتی کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے سپاہیوں کو کہ ملک کے اندر کوئی حالات ایسے پیدا ہوں گے تو آپ اس کے لیے ہیلپ کرنا ہے. یہ کوئی علیحدہ سے کوئی وہ ایکسٹرا کام نہیں کرتے.
अच्छा, बहैसियत अवाम के आपके ऊपर भी तो कुछ फराइज है कि आप अपने फराइज अदा कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, और ये जब पूरी अपना काम भी करते हैं, फौज वाले मदद भी करते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा बजट भी दिया जाता है, पैसे भी मिलते हैं। पता आपको इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो फिर आप चलो मैं अपने कॉलर की बात ले लूं। आप तो मुझ पर नाराज हो रहे हैं। जी भाई। देखिए नकवी भाई, बात पता क्या है? जी। देखिए, आप जब तक आप इन दोनों चीजों को अलहदा नहीं रखेंगे, उस वक्त तक आपकी जमहूरियत नहीं पनपेगी। बिल्कुल सही। या तो इदारों को मजबूत करें, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी जो देखें, ना तो आपका जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं है, बिल्कुल सही। आपके इदारे इतने कमजोर हैं, फिर एक तरफ आप जमहूरियत लेके चलते हैं लेकिन कंधे पे बंदूक रख देते हैं इदारों के ऊपर। सही। तो ये कैसे होगा? सही। तो अदारों को मजबूत किसने करना है भाई मेरे? हुकूमत ने करना था। अदारे खुद ब खुद नहीं मजबूत होते। खुदा के लिए एक बात सोचिए, एक सिस्टम के तहत इदारे मजबूत होते हैं। जब वो सिस्टम ही नहीं होगा, जब आप अपनी मर्जी का आईजी लगाएंगे, सियासी मुदाखलत करेंगे, पुलिस के अंदर सियासी मुदाखलत करेंगे, अपनी मर्जी का जज लगाएंगे, तो वहाँ पे अदारे कहाँ मजबूत होंगे? बताइए। जब आपकी सियासत का इतना अमल दखल हो जाएगा अदारों के अंदर, तो अदारे मजबूत हो सकते हैं? ये सिस्टम ही, मैंने आपको याद होगा वसीम साहब, आज से 6 साल पहले जब हम बेटी पे प्रोग्राम करते थे, मैंने तब भी ये कहा था कि इस सिस्टम इतना बदबूदार और तफुल्दा है कि इस सिस्टम को गिराना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को गिराएगा कौन? ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? आप ये तो बड़े आराम से कह देते हैं, लेकिन इस सिस्टम को करेगा कौन? मेरे साथ पूरा ट्रैफिक जैम है इरफान भाई, सारी कॉलें मेरी ब्लिंक कर रही है। मैं 30 सेकंड का मैसेज ले लूं अपने तमाम कॉलर से। जी भाई बताइएगा। जी आप जल्दी से क्विकली बता दें क्या कहना चाहते हैं। बात ये है मेरे भाई जी, ये जो हर तो टेक ओवर इन्होंने की हुई है, इनके पास रिसोर्स इनकी तरफ है। 90% बजट जो है ये इनकी तरफ जा रहा है। किसकी तरफ? तो जो बाकी लोग हैं, जो दूसरे हैं, कुछ वो खा जाते हैं, वो हमारे मौलवी जो है ये खा जाते हैं, ठीक है, डोनेशन वाले खा जाते हैं, जो यहाँ से डोनेशन जाती है। ठीक है सर, ठीक है। एक मैसेज और ले लो। जी हेलो मैसेज दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके बात सुन के अच्छा नहीं लगा। आपने कहा कि दुनिया में फौज का किरदार होता है और पाकिस्तान में अच्छा, किरदार। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सुनिए, हो सकता है आप मुझसे इख्तिलाफ करें मेरे भाई। आप ये बताइए कि जो अमेरिका का सदर है, उसके पास भी सदारत फौज का सबसे बड़ा ओहदा उसके पास है। आप ये देखिए कि इसराइल के अंदर जो वजीर दफा लगता है वो भी फौज में से लेकर आते हैं। आप इंडिया की मिसाल उठा के देखें, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, वहां भी फौज का किरदार होता है। साथ में मैंने सुने मेरी बात पूरी सुने। साथ में मैंने ये कहा था कि फौज का किरदार अपनी हुकूमत में होता है, लेकिन पसे पर्दा होता है। हमारे यहाँ किरदार से ज्यादा बदकिरदारी उछाली जाती किसी भी चीज की। अब मेरी बात सुने ना। जी पाकिस्तान के मसाइल, उनका हल। जी ठीक है। मसाइल पाकिस्तान के शुरू कब से हुए? मसाइल पाकिस्तान के शुरू हुए, एक्चुअल मसाइल जो अभी चल रहे हैं वो 70 से शुरू हुए, जब ज़ियाउल हक साहब ने मार्शल लॉ लगाया। ठीक है। वो जो मसाइल उन्होंने जो क्रिएट करे, वो 35 या 50 साल चलेंगे। उन्होंने करा क्या? उन्होंने पाकिस्तान में जो कल्चर फरोग दिया, जिहादी कल्चर, उसकी वजह से आपके साथ हुआ ये कि आपने पनाही सिपा सहाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लश्कर तैयबी, आपने लश्कर तैयबा और जिहादी। अच्छा ये बताएं, अब इन तमाम सिचुएशन से कैसे निकलेंगे? माशाल्लाह से आपने पहले भी बताया था ये बात, इससे निकलेंगे कैसे? अब मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने करा ये कि ज़ियाउल हक ने करा, सारी कौमी पार्टी, पीपल्स पार्टी की बातें हुई। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना सर, ये खत्म हो चुकी चीज है। हाँ जल्दी आ जाए सर, आगे बढ़े, जल्दी आ जाए। एक मिनट जी पास में कोई बात करने की जरूरत नहीं। पास तो ही भुगत रहे अभी। एक से तो आज ही तो निकले, ये बात तो वो खत्म हो गई, वो लमीन हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हो गई तो 90% खत्म हो चुकी है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा नहीं, आप बताइए कि अब हम इससे कैसे निकल सकते हैं? आप जी वो बताइए। समझने अभी इमरान खान ने जब बताया आपको अभी परसों जी कि मैं बेख्तियार वज़ीर आज़म था जी, ये बात ही सबके समझने की है। जो समझते हैं पॉलिटिकली वो समझ गए, यही मसाइल का हल है और यही लोग आके इसको सही करेंगे।
یہ بات جو ہے عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. جب عمران خان نے کہا میں بے اختیار وزیر اعظم تھا, یہ بات تو نواز شریف نے بھی کہی تھی, اس کی وجہ سر ان کی بات پوری ہونے دیں, عرفان بھائی ان کی بات پوری ہونے دیں. جی جی جلدی کیجیے پلیز. اب جو وہ آدمی جو اختیارات رکھتا ہی نہیں ہو, وزیر اعظم ڈمی ہو اور اختیار کہیں اور کے پاس. اچھا موجودہ وزیر اعظم بااختیار ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں کوئی بااختیار نہیں ہے. تو ہونا یہ ہے کہ جو لوگ بااختیار ہونے چاہیے ان کو بااختیار رہنے دیں, اور جو مسائل حل کر سکتا ہے وہ پیچھے جائے گا. جب تک نہیں مسائل کبھی بھی زندگی میں حل نہیں ہوں گے. 10 دفعہ عمران خان آ جائے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. عرفان بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ دور کے اس وقت کے ابھی موجودہ وقت کے جو وزیر اعظم ہے وہ با اختیار ہیں کیا؟ کیونکہ جیسے کہ عمران خان کا ابھی کل کا جیسا ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے, میں بے اختیار تھا, تو کیا اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہیں پورے؟ یہ بات یہ ہے کہ خالی عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ میں بے اختیار تھا, یہ بے نظیر نے بھی یہی دکھ لیا تھا آچر کے بعد, اور نواز شریف نے بھی جب حجے سے 2 دفعہ انہوں نے بھی اسی دکھ کا اظہار کیا تھا. تو وہ کس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے, کس کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ ہم بے اختیار نہیں؟ کون تھا ایسی پاور جو ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے, وقت بہت تھوڑا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ پاور کون تھی, کیونکہ عمران خان صاحب نے کافی حد تک اس کو ایکسپوز کر دیا. ٹھیک ہے. آج ہم ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں ہمارے پاس پروگرام کا دوران تھوڑا سا کم ہوگا, چونکہ سمینہ جبین علیل ہیں, تو انشاءاللہ کل سے وہ آئیں گی اور آپ کے ساتھ پورا وقت دیں گی. تو آج چونکہ وہ ہے نہیں تو ان کے فرائض مجھے انجام دینے پڑ رہے ہیں تھوڑے شارٹ وقت کے لیے. جی سر آپ فرمائیے. جی میرا ایک سوال پہ جواب سن لیجیے پلیز. جی فرمائیے. بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں. جی آپ بتائیے. میرا تو کامنٹس یہ ہے, میری سجیشن یہ ہے کہ نئے جو آرمی چیف آئے اور ان کو کم از کم آرام سے بیٹھ کے سیٹ ہونے کے بعد پاکستان میں کمپلیٹ ایک وزیر اعظم, آپ کو یاد ہوگا 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام صرف لندن UK میں اچھا لگتا ہے, پاکستان میں پارلیمانی نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا میری سجیشن یہ ہے کہ نیا آرمی چیف آئے اور اس کو مارشل لا لا کے بیٹھ گئے اور 20 سال تک پارلیمانی نظام کو کمپلیٹ ختم کرے. اور جیسے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اور آرمی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور اس لیے اسی کو آنا چاہیے اور سیٹ کرنا چاہیے. یہ سب مصیبتوں, یہ جو مصیبتیں ہیں تباہی کا بنی ہوئی ہے, یہ آرمی ہمارا ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے عرفان بھائی مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ضیاء صاحب کہ جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ ایک نیا آرمی چیف آئے اور اس کو ایک سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد ملک کو اس طرف لے کے جانا چاہیے صدارتی نظام کی طرف, آپ کا کیا خیال ہے, کیا اس طرح سے پاسبل ہے کیا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی چیز تھوڑی لے کے جائے گا سیاسی جماعتیں کیا اپنا کردار ادا. سیاسی جماعتیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو جو نیا آرمی چیف آئے. جی عرفان بھائی, جو ہوتی ہیں وہی اس نظام کو تبدیل کر سکتی ہیں اسمبلی سے یا پھر عوام کی رائے سے. عوام کی رائے سے نظام جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نیا آرمی چیف آ کر کے ریفرنڈم کروا دے. عرفان بھائی ایک سیکنڈ نوٹ کیجیے گا, آپ تو ناراض ہو جاتے ہیں میرے اوپر. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, نہ آئین دیتا نہ قانون دیتا کہ وہ آرمی چیف آ کے وہ اس کی جوڈیشل میں یہ کام نہیں ہے. اچھا میں ماہر قانون تو نہیں ہوں, میں تو ویسے پوچھ رہا تھا آپ سے. ہمارے ساتھ کالر ہیں, کالر لے لیں تاکہ پھر ہمارے پاس وقت کم ہے. جی ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جیسے بال جی ہے یہ صاحب کہہ رہے ہیں اور عمران خان بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اور یہ پوچھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو نیا وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیار ہے, اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے غریب کے پاس. یہ تو سب جو ڈور ہے وہ یہ کمانڈر ان چیف لگا رہا ہے باجوہ, اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے باجوہ نے کرنا ہے, اور یہ امریکہ کے انڈر ہے سب کچھ. اور بات اصل میں پتا کیا بون آف کنٹینشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ایٹمی ایسٹ ہے وہ امریکن لینا چاہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم دفعہ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, آپ کا میسج مل گیا. جی عرفان بھائی ہمارے پاس بس چند منٹ رہ گئے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تفصیل. میں بھی اجازت چاہوں گا اس چیز کے ساتھ, اور
साथ के अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क के आपकी रहम के नाल हमारे आने वाला वक्त जो है और जो भी आए कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसके पास कंट्रोल था? आज तक हमने तो नहीं देखा। जब से पाकिस्तान बचा हम तो यही देखते हैं कि 3 साल के बाद आ जाओ उसकी गर्दन पर बैठ जाओ, चलो भी घर चले जाओ, यही होता रहा है 75 ईयर से। हमने तो किसी के ना तो मियां साहब के पास ना भुट्टो साहब के पास देखी है, ना बीबी के पास देखी है, ना ये इमरान खान इसके पास तो बिल्कुल ही नहीं थी। जी इरफान भाई, इसको तो वो 3 साल के बाद रहते हैं गर्दन पर बैठते हैं, चलो भी घर जाओ। काम से निकालते हैं आज काम से। इरफान भाई एक सेकंड, इरफान भाई एक सेकंड, ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि मेरी कहीं जाना है, तो बहरहाल मैं ये कहूंगा कि अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, और अगला जो चीफ आए इस मुल्क का आर्मी चीफ जो कोई भी आए वो अल्लाह ताला उसको हमारे हाथ में और हमारे मुल्क के हाथ में बेहतर फरमाए। और बड़ी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह देखिए जब कोई चीज गिराते हैं तो दूर होती है, शोर शराबा भी होता है और चीजें भी मैसअप होती हैं। तो इस वक्त जो है ना एक सिस्टम जो है वो गिर रहा है, मुझे लग रहा है एक चीजें तो का शिकार है और काफी मैसअप हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये सफाई हो जाएगी तो फिर एक बहुत ही शानदार जो है वो एक क्या कहते हैं वो चीज तामीर होगी, हमारे मुल्क की तामीर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अगले जो दौर होगा वो बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल हर पाकिस्तान की यही दुआ है, चाहे वो नून लीग की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, या वो यूसी है, कोई भी है, हम सब की यही दुआ है कि अब जो अगला हमारा पाकिस्तान का जो दौर आए वो बेहतरीन दौर हो और हमें उस पर फख्र हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नदीम साहब, जैसे कि जिया साहब आपने देखा होगा, सुना, आपने ये भी कह रहे हैं और बड़ी अच्छी नेक तमन्नाएं हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से, किसी भी जमात से या किसी भी इदारे से हो, लेकिन हमारी दुआएं तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे और इसके लिए खैर आफियत अच्छे लोग लेकर आए, चाहे वो इदारे के हों चाहे वो सियासी जमातों के हों, तो ताकि इससे कम से कम एक जो बराह रास्त जो गरीब अवाम है या जो अवाम है 22 करोड़ की, मेरे हिसाब से तो ज्यादा है, चूंकि हमारी इसकी जो काउंटिंग है वो करेक्ट नहीं है, उसके लिए हमारी दुआ है कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जाए। जो भी आर्मी चीफ आए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, दुआ कर सकते हैं। बस एक मेरे ख्याल में दो फैसल साहब की कॉल है, फैसल को लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी, देखें यहाँ पर बात हो रही है जनरल साहब की, कोई भी आए जनरल, ठीक है? जी जी जी। अच्छा देखिए, जनरल जो भी आएगा ना, ठीक है, जो भी पाकिस्तान का चल रहा, आप हिस्ट्री लगा कर देख रहे हैं, जी जी, कोई जंग जीतेगा, पाकिस्तान की फौज इस काबिल है ही नहीं अब कि वो कोई जंग जीत सके, ठीक है? तो ये तो आप भूल रहे हैं। और जो भी जन आएगा किसी के फायदे के लिए नहीं होगा, ठीक है? और जो भी जन आएगा वो अपनी जेबें भरेगा, और जो भी जन आएगा वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। जैसे अगर पाकिस्तान का बर्बाद हुआ ना 71 में, क्या हुआ था? पाकिस्तान टूट गया, वही फौजी थे ना जिन्होंने सरेंडर कर दिया एक लाख। सही, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड अच्छा है ना। फैसल ये मेरे पास काबिल है ही नहीं, ठीक है, ठीक नहीं है, चाहे सिपाही हो चाहे जनरल हो, सारे एक जैसे हैं, सारे डरपोक हैं, सारे बकरी है। चलें, इन्होंने पाकिस्तान गवा दिया, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इकराम, हमारे पास आज वक्त की कमी की वजह से हमें आज प्रोग्राम थोड़ा सा हमें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है और सब में जल्दी की तबीयत नासाज है। इंशाल्लाह कल वो हाजिर होंगे। मुझे वसीम नकवी को इजाजत दीजिए। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।